वेलकम बैक नासिन। मंदोखेल साहब, इसमें अलीमा खान फरमाती हैं, मैं चाहूँगा बल्कि उनका क्लिप भी हम इसमें शामिल कर लें। पहले वो सुन लेते हैं, फिर मैं ज़रा रिपीट करूँगा ताकि थोड़ा मामले को आगे बढ़ाएं। आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज मेरा दिल टूट गया था। आज दिल हिल गया था कि हमने ऐसे शख्स के लिए जो 2.5 साल से जेल के अंदर बैठे हैं, हमने काफ़ी नहीं किया। हमने जो हमें करना चाहिए था हमने नहीं किया उनके लिए। सब ने उनके साथ ज्यादती किया है। अलीमा आपा का आपने सुना, वो कहती हैं कि मेरा दिल टूट गया है, आज मेरा दिल हिल कर रह गया है। जो शख्स 2.5 साल से जेल में है, इसके लिए कुछ नहीं किया। हम लोगों ने कुछ नहीं, किसी को कुछ नहीं कह रहे। वो कहते हैं हम लोगों ने कुछ नहीं किया, ये बहुत बड़ा जुल्म और ज्यादती है। दूसरा, याया अफरीदी के बारे में कहा गया कि इन्होंने एक नहीं सुनी और ये चीफ जस्टिस भी जिम्मेदार हैं इस सारे मामले के। फिर डॉक्टर फैसल सुल्तान जो पर्सनल डॉक्टर हैं, कहा गया कि उन तक फौरी रसाई मिलनी चाहिए। अब याया अफरीदी को भी टारगेट पे रख लिया पीटीआई ने। जो सुप्रीडेंट जेल थे गफूर अंजम, उसके बारे में इमरान खान ने कहा कि इस पर मुकदमा दायर करें फौरी तौर पे, और साथ ही कहा कि जी मैं जेल में हूँ, मैं तो बिल्कुल निकलना नहीं चाहता, जो होगा मौत या शहादत, आज़ादी या शहादत, जैसे कंटेनर के ऊपर लिखा जा रहा है। तो मंदोखेल साहब, ये क्या देख रहे हैं आगे, आप क्या नजर आ रहा है? देखिए, ये आज़ादी या मौत, ये 2000 रुपए का पेनाफ्लेक्स आप किसी भी लड़के को बेच दो, आपको 10 मिनट के अंदर प्रिंट निकाल के जाएगा। ना उस पर तारीख है, ना उस पर डेस्टिनेशन है, कहाँ से रवाना होना है, कहाँ पे ख़त्म होना है। ये उसी तरह मेरे ख्याल में नकल कर रहे हैं अमेरिका के। उन्होंने बेरी बड़ा ईरान के बराबर में खड़ा कर दिया है और साथ में कह रहे हैं मुज़ाकरात करो, नहीं तो हम जो है चढ़ाई करेंगे। मेरे ख्याल में वही नकल कर रहे हैं। आप मुझे बता दें, मैंने 8 फरवरी का, इससे पहले 26 नवंबर का, और इससे पहले 2 दौरे वज़ीर आला का, और फिर खुद उस दौरों में आप बताएं कि उनकी क़यादत किधर थी। खुद गौहर खान साहब इस्लामाबाद में बैठे हुए थे, कराची वाले जलसे में रात को वे ट्वीट कर रहे हैं कि खान का नुमाइंदा है, लोग शमूलियत करें, और खुद खान का नुमाइंदा नहीं है जो इस्लामाबाद में बैठा हुआ है। और फिर जब इसके तर्जुमान से पूछा मेरे साथ एक शो में, तो शफीजान साहब से कि भाई आपका जो चेयरमैन है वो तो कहते लाहौर का दौरा सरकारी दौरा था, तो कह रहे नहीं उसको नहीं पता। फिर जब एंकर ने पूछा भाई आपका चेयरमैन है, बोले नहीं वो सिर्फ इस्लामाबाद देख रहे हैं। ये तो हाल है। जब भी तो उन्होंने अपोजिशन लीडरान की जो सीट है वो आउटसोर्स कर दी है, आउटसोर्स कर दी है। जारी बातें जिनके बारे में माजी में ये नकलें उतारते थे, गाली गलोच करते थे, उन्हीं को नुमाइंदा बनाया। अब जारी बातें, महमूद खान अचकज़ई साहब को मुझे बड़ा कदर है, मैं उसकी पूरा खानदान को जानता हूँ, 50 साल की तारीख है, उसके वालिद को शहीद किया। वो तो जमहूरी आदमी है, वो ना किसी बलवाई में आएगा ना किसी और चीज में आएगा। वो तो सिंपली जब पहले दिन उनको बनाया सरबरा ये टीटीआईपी का, तो पहले दिन देख ले उनका बयान, उन्हें कहा मैं तो पीपल्स पार्टी नून लीग से बात करूंगा, सियासी हूं। फिर उसको छोड़ के मौलाना फजल रहमान के घर तवाफ करे थे। फिर जब इस स्पीकर के सरबराही में जब मीटिंग उनके साथ हो रही थी तो मौलाना को भी पीछे छोड़ दिए। फिर ऐसे ही याया अफरीदी साहब के पास जो वक्त दिया था वकला का, फिर मौलाना साहब की लोगों को छोड़ दिए। आप मुझे बता दो, पीटीआई का ट्रैक रिकॉर्ड देख ले, क्या जनूबी एहतियात के साथ 100 दिन का मुआहदा करके धोखा नहीं दिया? क्या एमक्यूएम के साथ तहरीर मुआहदा करके धोखा नहीं दिया? क्या 11 अक्टूबर 2024 को मंजूर पश्तीन के पार्टी पीटीएम के साथ मुआहदा नहीं किए, 2 महीने का धोखा नहीं दिए? क्या मौलाना साहब को धोखा नहीं दिए? तो महमूद खान अचकज़ई साहब और नासिर अब्बास के साथ क्या वो वफादारी करेंगे? अभी थोड़ा सा वो बेचारे थोड़ा मुज़ाकरात की बात करेंगे तो गलू बटूम का इनकी सोशल मीडिया जो ना गाली गलौज शुरू हो जाएंगे 2 मिनट में। और दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ मेरे छोटे भाई बैरिस्टर साहब से, बैरिस्टर साहब, जब तहरीकें चलती है, तहरीकों के लिए दफा 144 की एनओसी की एफआईआर रुकावट नहीं बनती है। पत्ते कले तारीख पीपल्स पार्टी की, बीबी शेख टैक्सी के डिक्की में चुप के जाया करती थी, बुर्का पहन के जाया करती थी जलसे जुलूस में। जनरल जियाउल्लाह का दौर था, डिक्टेटर था। आज तो आपकी उसी इलेक्शन कमीशन के तहत आपकी पुख्तनख्वा में हुकूमत है, तो ये एफआईआर की और ये एनओसी की दफा 144 की ये तहरीके जो है ना, ये रुकावट नहीं बन सकती है। लेकिन अब नेक्स्ट व्हाट इज नेक्स्ट? आपने कंटेनर पे 2000 का पेनाफ्लेक्स लगा लिया है,
और अब 15 दिन बाद रमजान है, फिर एक महीना रमजान है, 1.5 महीने बाद फिर जाके आपको कोई यानी टॉक शो के लिए आपने कंटेनर को ये पेनाफ्लेक्स ही बनाया, तब तक खुदा का वास्ता किसके ऊपर बना रहा आपका है? ख्याल है वो कि से तहरीक चला रहे बच्चों आजादी वाली, मिल चुकी है। आपके ना पार्टी का कोई राइट पे चल रहा है, कोई लेफ्ट पे चल रहा है, कोई आगे चल रहा है, कोई आपका पीछे चल ख्याल रहा है है, पता ही नहीं है। कि आप तब अपनी तक पार्टी में पेनाफ्लेक्स जो है मुतहद पुराना करने हो को बड़ी बात जाएगा, है। उतर जाएगा? बैरिस्टर साहब, रमज़ान आ गया, आगे तहरीक रमज़ान में चल नहीं सकती, कभी चली नहीं पाकिस्तान में, आप लोग भी ज़ाहिर है रोज़े रखेंगे। मंदोखेल साहब ने दो बातों की निशानदेही की। एक तो वो कह रहे हैं कि जी माइनस इमरान का तो आलमोस्ट आप लोग एक्सेप्ट कर चुके हैं, अपोजिशन लीडरी आपने आउटसोर्स कर दी है और पेनाफ्लेक्स 2000 रुपये का लगा दिया है, तो मेरा ख्याल है रमज़ान के अंदर अंदर ही वो पुराना हो जाएगा, फिर उसके बाद कुछ नया पेनाफ्लेक्स लग जाएगा। या मुझे पूछने बैरिस्टर साहब, देखिए सब गुजारिश ये है कि आपने इसी पार्लियामान के अंदर 2024 के इलेक्शन के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान को देखा, सुना और भरपूर किस्म की अपोजिशन उन्होंने की। लेकिन शोमी किस्मत के मंदोखेल साहब हुकूमत का इस वक्त हिस्सा है और ये वो जमात थी जो कभी 1973 के आइन की मुहाफिज थी और जिन्होंने ये 1973 का आइन दिया और बहुत अरसे तक ये पार्टी जो थी ये पीपल पॉलिटिक्स करती रही, पावर पॉलिटिक्स के अंदर नहीं आई। लेकिन आपने देखा कि जब 27वीं आईनी तरमीम हुई तो ऑपोजिशन लीडर के बगैर, ऑपोजिशन की किसी किस्म की इनपुट के बगैर पार्लियामान चलती रही और रात के अंधेरों के अंदर दोनों तरमीम कर दी गई और पीपल्स पार्टी उस गुनाहे कबीरा का हिस्सा बन गई, जिसके अंदर ना सिर्फ इम्यूनिटीज ले ली गई शुरफा के लिए बल्कि अदालत को एग्जेक्टिव के ताबे कर दिया गया। तो मुझे इनसे ये शिकायत है। और उसके साथ सिर्फ अकेला उमर अयूब खान नहीं था, शिबली फराज, आपका सेनेट भी खाली हो गया, आपकी पंजाब असेंबली भी खाली होगी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक एक फर्द के ऊपर इन्होंने सैकड़ों की तादाद के अंदर FIR दी हुई है और जो कोई तवाना आवाज बनने लगता है उसको उन्हीं के अंदर कन्विक्ट करके सेलेक्टिव किस्म का जस्टिस करके उनको पाबंद सलासल कर दिया जाता है और वो बेचारे भुगतना शुरू कर देते हैं। और ये सिर्फ हाल काबरीन का नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इमरान खान से लेकर नीचे एक वर्कर तक हर आदमी इन पार्टी इन FIRs के अंदर नामजद है। और मुझे सिर्फ अपने, अगर मैं डिस्ट्रिक्ट की बात करूं बैरिस्टर तो साहब, ये बात तो बारहा हो चुकी, आपने भी की, हमने भी इसको एडमिट किया, मुकदमे बहुत हुए हैं। बात तो हो रही है कि माइनस इमरान खान होने जा रहा है और क्या वो इलाज के लिए बाहर जा सकते हैं? देखें, इस बात के तो सबूत जो है, ये इस बात का जवाब इसी रिपोर्ट के अंदर मौजूद है कि इमरान खान वो तो जेल से बाहर आने के लिए तैयार नहीं। वो कह रहे हैं जिस तरह का इलाज मेरा जेल के अंदर हो सकता है मुझे मेरे जाती मुआलिज दे दिए जाए, अगर कोई स्पेशलिस्ट है उसको लेकर आया जाए, मैं जेल के अंदर कंफर्टेबल हूं, ये मेरे हालात हैं, मैं यहीं रहूंगा और यहीं पे बैठ के मैं इस मुल्क के अंदर सिविल सुप्रीमेसी की जंग लड़ूंगा, जंग लड़ता रहूंगा। बिल्कुल ठीक है जी। लॉ की जंग लड़ूंगा। अभी हमें ज्वाइन किया जी अख्तर इकबाल डार साहब। अख्तर इकबाल डार साहब PTI नजरियाती के चेयरमैन है और ये वो अख्तर इकबाल डार है कि जब PTI बैन हुई थी और ये सारे टिकट पार्टी के कैंडिडेट्स को अख्तर इकबाल डार साहब ने जारी किए थे और उसके बाद अख्तर इकबाल डार साहब को गायब कर दिया गया या पता नहीं क्या हुआ, फिर वो टिकट्स वापस हो गए, फिर एक नई पार्टी के साथ मर्जर हुआ PTI का। डार साहब, ये जिस सिचुएशन से PTI गुजर रही है, ये कानून मुकाफात अमल है? जी राहत साहब, मैं समझता हूँ कि अभी जो बात आप कर रहे थे कि माइनस इमरान की रोज बाहर शिफ्ट कर दिया जाएगा, मैं समझता हूँ कि इमरान खान जो बॉटम लाइन है, देश की जो ट्रस्ट डेफिसिट है ना, इमरान खान के ऊपर एतबार करने को भी कोई तैयार नहीं है। उनके माजी के वर्क देखें तो वाज़ेह होता है कि वो कभी किसी पे वो उनका एक माजी भरा पड़ा है मोहसिन कश्ती और खामोशियों के हवाले से। तो इस हवाले से मैं कहूँगा कि उनके ऊपर एतबार करने वाला ना कोई किस्सा है, ना कोई ऐसा कोई मामला है। अभी जो रिसेंटली मैं जो बात करना चाहूँगा कि जो महमूद अचकज़ई ने बयान दिया है और जो 4 अजला की फौज के हवाले से, मैं समझता हूँ ये निहायत घटिया बयान है और मुल्क की सालमियत के लिए खतरा है। और ये कहना कि ये 4 अजला की फौज है, ये इंतहाई अफसोसनाक और हसास जुमला है।
पाक फौज एक वफाकी इदारा है जिसमें मुल्क के तकरीबन हर सूबे से, हर जिले से, हर कौमियत से एक तरह से पाकिस्तान की बाइंडिंग फोर्स है जिसने सबको इकट्ठा रखा हुआ है। और पाकिस्तान की उसके अंदर कौमियत भी है, सारी कौमें मौजूद हैं, सारे सूबे मौजूद हैं। तमाम लोग जब फौज के अंदर जाते हैं तो वो पाकिस्तानी बन जाते हैं, वो कोई पंजाबी, सिंधी, बलोची नहीं रहता। और जो 10 मई को फौज ने दिखाया है तो उसके बाद मेरा ख्याल है फौज को तो माफ़ी कर देना चाहिए। अगर प्रेज नहीं कर सकते, फौज की इज्जत नहीं कर सकते, तो तनकीद तो कम अज़ कम नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर साहब ये सही कह रहे हैं आप। लेकिन ये लोग अपनी सियासत के लिए, वोटर्स को मुतहर्रिक करने के लिए, अदारों पर दबाव डालने के लिए अगर तनकीद करना चाहते हैं तो इनको इफ़ाद का जो चुनाव है वो जिम्मेदाराना होना चाहिए। ऐसे बयान से कौम सूबाई लसानी तकसीम, दुश्मन के बयानिए को तकवीयत देने और अवाम और अदारों में ये खलीज पैदा करने की घटिया कोशिश कर रहे हैं। अभी आप कहते हैं ना ये लोग कि जी जो इनकी डॉक्टर साहब आपका एक एग्रीमेंट हुआ था पीटीआई के साथ, आपने टिकटें रातों रात जारी की थी, क्या फिर आप भाग गए थे या पीटीआई भाग गई थी? नहीं जी, वो एक बड़ी लंबी कहानी है। वो 33 दिन का इनकी मेरी कन्वर्सेशन और रब्ता था। एक वो जब कभी ये शिबली फराज और ये जब बैरिस्टर गोहर और ये उमर अयूब और ये फरदौस नकवी सामने आए तो फिर बात हो सकती है। रिटर्न एग्रीमेंट था आपका तो इन सबके साथ, सबके साइन थे? नहीं जी, मेरी बात सुन, एग्रीमेंट क्या कोई दिखा दें, कहीं एग्रीमेंट था, कोई लिखा हुआ, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई दिखा दें, कोई इनका मेरा कोई रिटन फॉर्म में कोई ऐसी चीज नहीं थी। नहीं, वो एक बड़ी माजी की कहानी से आप पीछे हटे थे, पीटीआई पीछे हटी थी, सिर्फ इतना बता दें। मैं बड़े अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर जान के कह सकता हूँ कि जनाब इनका ही फॉल्ट है, यही बात करके भागने वाले हैं, यही मोहसिन कराची हैं, यही एहसान फरामोश हैं और यही भागने वाले हैं। मेरा उसमें कोई फॉल्ट नहीं है। मंदो खेल साहब, जो बात अब डॉक्टर साहब ने एक नई छेड़ दी है, मेरे भी जहन के अंदर थी, मैंने लिखी भी है, ये अचकज़ई साहब जिनको आप कहते हैं कि आउटसोर्स कर दिया पीटीआई ने अपनी अपोजिशन, हालांकि इमरान खान तो एक नेचुरल अपोजिशन लीडर है, अपने पास रखते तो ज़्यादा अच्छा होता। ये अचकज़ई साहब को पाक फ़ौज अदारे हज़म क्यों नहीं होते? वो एक टांगा पार्टी है और उनका जो घर है बलूचिस्तान में, आधा अफगानिस्तान में, आधा पाकिस्तान में है, लेकिन फ़ौज पे मुसलसल तनकीद करते रहते हैं, पता नहीं, समझ नहीं आई। हालांकि उनको बड़ी इज्जत मिली है, अपोजिशन लीडर बने हैं, रेलेवेंट हो गए सियासत में। राहत साहब मैं इस पर वादे करता चला जाऊँ, इमरान खान साहब की आप हिस्ट्री देखें, ये गिराव जलाव करते हुए आए हैं, गिराव जलाव करते हुए गए हैं और गिराव जलाव। मंदो खेल साहब, देखिए जुल्फकार साहब, मुझे नहीं पता कि उन्होंने ये किस तरह का है, जबकि पिछली मरतबा तो वो नवाज शरीफ साहब के साथ इत्यादी थे, बलूचिस्तान हुकूमत उनको दी गई है, उनका भाई गवर्नर लगाया गया। और फिर मैं आपको बता दूं, जहाँ तक मुझे पता है कि अगर फौज में 60% पंजाबी है तो 40% जो है ना वो पश्तून है। अचकज़ई साहब खुद भी पश्तून है। यकीनन इसमें ये है कोई सिंधी का तादाद कम है और बलोच का तादाद कम है, मगर सबसे ज्यादा जो फौज में है पंजाबी और दूसरे नंबर पे पश्तून है। यकीनन सिंधी और बलोच भी है लेकिन तादाद कम है। लेकिन मुझे नहीं पता कि वो खुद पश्तून है और वो ये कहते हैं कि 4 जिलों का है, तो मैं तो इतफाक नहीं करता। मैं तो बता रहा हूँ दूसरा बड़ी तादाद जो है ना पश्तूनों का पाक फौज में, और यकीनन पाक फौज हमारे दिफा के लिए हमारे मुहाफिज है। आज अगर हम सुकून की नींद सोते तो पाक फौज की बदौलत, आज अगर पाकिस्तान जुड़ा हुआ है तो पाक फौज की बदौलत। मुझे नहीं पता उसने किस खाम ख्याली में ये बात की है। ठीक है जी, सैफुर रहमान साहब। जी नहीं, यकीनन देखें, पाकिस्तान की फ़ौज के बारे में अगर आप कह रहे हैं तो आपने बिल्कुल सही कहा। उसकी तो कॉम्पोजिशन है कि मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और दरमियान के लोग हैं, जिनके जो कार्डर जितना भी है आर्मी का, रैंक एंड फाइल, आपके जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज हैं आसिम मुनीर साहब, ये मिडिल क्लास बल्कि लोअर मिडिल क्लास से हैं। इनके वाला जो टीचर थे, स्कूल टीचर, मेहनती आदमी होता स्कूल टीचर, वो कोई अशराफिया में तो शुमार नहीं होते। तो ये मेरा ख्याल है कि इस मौजू को हम छोड़ दें। मौजू ये है कि आपके हकूक़ जो हैं, सियासतदानों के हकूक़ हुए, अवाम के हकूक़ हुए, उसकी किसने बात करनी है? तो बात यह है कि 4 इजला की तो आपने बात कर दी। अगर वहाँ आप ये पॉइंट्स देंगे जी 15 ये नकायस हैं हमारे मुल्क के निज़ाम के अंदर, गवर्नेंस के अंदर, ह्यूमन राइट्स के अंदर, तो वो बात कोई पनपेगी भी, को बात को सुनेगा उस बात। अच्छा मियां साहब, कल जो जिसका मैं हवाला दे रहा हूँ, हमारी जो मुलाकात कल हुई है, जी हाँ, कल हुई है DGISPR के साथ 3 साढ़े 3 घंटे हम बैठे रहे, सारे सीनियर लोग थे। उन्होंने कहा कि
ये नेशनल एक्शन प्लान की जो रूह है असल, उस पर अमल नहीं हो रहा। और ये उन्होंने कहा कि सिर्फ आज का इशू नहीं है, पिछले 12 साल हो गए उसको बने हुए। 14 में बना था, अब 26 है जी जी। तो 12 सालों में उन्होंने कहा जी कि मुख्तलिफ गवर्नमेंटों की जो गवर्नेंस है उसकी वजह से बिल्कुल सही कहा। प्लान आगे मैंने बढ़ा। अगले दिन तो इसका मतलब ये हमने जो निकाला वो ये है कि 14 से लेके 13 से लेके 26 तक जितनी गवर्नमेंट्स आई, जितनी भी, वो सारी में गवर्नेंस के इश्यूज थे। नहीं, मैं तो अभी कल भी एक प्रोग्राम में कह रहा था कि जो नेशनल एक्शन प्लान की बुनियादी जो नुकात थे वो तो यही थे कि जी जहाँ पे नफरतें प्रवान चढ़ाई जाती हैं, जहाँ पे कोई ये बयानिए बनाए जाते हैं तो मुल्क तोड़ने वाले कि जी मुल्क में ये लोग जो हैं, फिर हेट लिटरेचर है, मदारस है, फिर एनजीओज है, आप ग्लोरीफाई कर रहे होते हैं उन लोगों को जो मुल्क को तबाह करने पे तुले हुए हैं। आप कई दफ़ा तो ये भारत की गोद में भी जाके बैठ जाते हैं। आप कहते हैं जी भारत में को अब भारत का यूएई के साथ दोस्ती हो गई है जनाब, कितना अच्छा हो गया। यानी कि आप उनकी तारीफों के पुल बांध रहे होते हैं। भाई आप एक बयानिया, आप किसी की नफरत या इश्क में इस हद तक ना तजावज़ कर जाएं। ओके, नेशनल एक्शन प्लान ने यकीनन तोड़ चढ़ा ही नहीं, मैं समझ। बैरिस्टर साहब, नेशनल एक्शन प्लान भी इससे रिलेटेड है, आपकी लीडरशिप के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब तो सुना है कि सहेल अफरीदी साहब के तहफ़्फ़ुज़ात काफ़ी दूर हो गए हैं, कोर कमांडर साहब से मीटिंगें भी हो गई हैं, सेफ हाउस में भी आना जाना उनका शुरू हो गया है। तो क्या उसके ख़िलाफ़ आपका मीडिया अब शुरू होगा या उनको माफ़ी मिल जाएगी? वो तो कह रहे हैं कि मुझे मेरा सोशल मीडिया माफ़ नहीं कर रहा। देखिए जुल्फ़िकार साहब, नेशनल एक्शन प्लान के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिग्नेटरी है और उसके बहुत सारे नुकात थे। उनमें कुछ नुकात उस वक्त अगर आप वो देखें तो उसके अंदर ये था कि बलोच जो लीडरान हैं, जो मुल्क से बाहर बैठे हैं, जो नाराज है, उनके साथ एक कमेटी बनाई गई थी कि आप जाएं और जाकर बात करें ताकि इन मामलात को सेटल किया जाए, यहाँ से दहशतगर्दी के नासूर को खत्म किया जाए और पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम लेकर आया जाए। उसी नेशनल एक्शन प्लान के अंदर एक एक्सेलरेटेड इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम बनाया गया था जिसके अंदर ऑपरेशन के बाद जो लोग डिसलोकेट हुए थे उनको दोबारा बसाने के लिए खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को कुछ पैसे दिए जाने थे। एनएफसी के अंदर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पैसे आने थे। आपके वहां पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर पैसों की तो कोई कमी नहीं, आपने 4 अरब रुपया वो तीरा के जो माइग्रेट लोगों ने किया उस पर जारी किया है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ ना जी कि आज इस वक्त 4800 अरब रुपए पैसे हैं जो वफाक के जिम्मे हैं हमारे खैबर पख्तूनख्वा के। इसके हवाले से हमने दर्जनों खतूत भी वफाकी हुकूमत को लिखे। पिछले दिनों हमारी केपी के चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर से मिल किया और प्राइम मिनिस्टर ने हमें ये एश्योरेंस दी कि मैं आपको फिलफौर AIP की मद के अंदर 26 अरब रुपए रिलीज कर रहे हैं, लेकिन वो अभी तक नहीं मिले। अभी तक नहीं अब हुआ। देखिए, एक सूबा जो पिछले 22 साल से दहशतगर्दी का शिकार है, वहां पे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज कुर्बानियां दे रही हैं, लोग कुर्बानियां दे रहे हैं। अख्तर इकबाल डार साहब, ये जो सिचुएशन चल रही है, आखिरी सवाल है कि इमरान खान के इलाज के हवाले से एक नैरेटिव आ रहा है कि हो सकता है वो आँख की जो बेनाई का इशू है, जो इलाज है, इसी बेस के ऊपर वो बाहर निकल जाएं और किसी और मुल्क में चले जाएं। अच्छा, डार साहब से रब्ता हमारा मुनक़ता हो गया। मंदोखेल साहब, अभी भी अदारे जो हैं वो शाकी है नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से, KP के से शदीद उनको गिला है और बलोचिस्तान में गवर्नेंस के मामलात हैं। आपके ख्याल में ये कैसे बेहतरी हो सकती है, चूँकि नेशनल एक्शन प्लान ही एक नुस्खा कीमिया है जिसके ऊपर अमल करके दहशतगर्दी ख़त्म हो सकती है? देखिए, ये जब APS का सानिया हुआ था उसके बाद ये 20 पॉइंट्स बने थे नेशनल एक्शन प्लान के। मैं उस वक्त भी कहता था, आज भी कहता हूँ, 1-2% से ज्यादा या 1-2 पॉइंट से ज्यादा इनके ऊपर अमल नहीं हो सका, इवन के पंजाब में नहीं हो सका। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये सारी चीजें अब देख रहे हैं, आपके मदारस जो है ना वो उसके अंदर आएंगे, उसकी रजिस्ट्रेशन होगी। और आपने देखा पिछले दिनों में, पिछले महीनों में जो मौलाना फजल अहमद साहब भी नाराज थे, कुछ मदारस की रजिस्ट्रेशन वो वजारत मजहबी उमूर के बजाय कोई और इंडस्ट्री में हो रही थी उसमें। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि जब तक इस पर अमल नहीं होगा हम दहशतगर्दी से नहीं निपट सकते। और फिर दहशतगर्दी से हम कैसे निपटेंगे जब ये बैरिस्टर साहब तो गिला कर है कि हमारे इतने पैसे हैं, तो ये पैसे तो सबके हैं, ये तो पैसे सिंध के, बलूचिस्तान की और इवन पंजाब की भी रहते हैं।
बिल्कुल ठीक है। NFC अवार्ड के सिलसिले में। लेकिन अब है कि मैं तो ये हकीकती काम इन चीजों के लिए थोड़ी आया हूँ, मैं तो खान किराए के लिए आया हूँ। और जब भी तो यूनिवर्सिटी के तलबा ने आपसे कि जिसको आप जाली हुकूमतें कहते हो वो तरक्की कराए, और हमारी असली हुकूमत बकौल आपकी वो तरक्की नहीं कर रहे। शुक्रिया मंदोखेल साहब, बहुत शुक्रिया। सैफुर रहमान साहब आपका शुक्रिया, बैरिस्टर साहब आपकी बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। जाते जाते जनरल कमर जवेद बाजवा का जिक्र हो जाए। वो अपने घर में गिरे हैं वाशरूम के अंदर, और उनकी मीम बनाई जा रही हैं और पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है और बावर्दी मीम्स बनाई जा रही हैं, और उनके गिरने को पता नहीं एक तारीखी कुछ सानिया करार दिया जा रहा है। बहुत सारे लोग PTI के हमारे दोस्त कह रहे हैं कि 11 फरवरी को याद रखा जाएगा उसके वाशरूम में गिरने से। और उनके कज़न है गुमन साहब, हमारे दोस्त हैं, उन्होंने भी एक वीडियो पैगाम जारी किया है उनकी बीमारी के हवाले से। एंड के ऊपर मैं चाहूँगा कि वो चला दें, और इसके साथ ही शुक्रिया। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह दोबारा नए मौज़ूआत और मेहमानों के साथ हाज़िर होंगे।